नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। प्रधानमंत्री मोदी के लगातार तीसरे कार्यकाल की शुरुआत हो तो गई है, लेकिन जो चुनावी नतीजे आए थे, जो सीटों के नतीजे आए थे, वो बीजेपी को सिर्फ 240 सीटें ही मिली थीं, जिसके बाद से ये कहा जाने लगा था कि अब जो है पीएम मोदी की ताकत में कमी आई है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के कद को लेकर के सवाल उठाया गया और कम सीट आने की वजह से ये कहा जाने लगा कि पीएम मोदी का अब वो जलवा नहीं है जो 2014 और 2019 में हुआ करता था, और ये पूरा का पूरा ठिकरा जो है वो पीएम के ऊपर फोड़ा जाने लगा। और इस तरीके के जो नैरेटिव गढ़े गए वो गढ़ने वाले विपक्ष थे। विपक्ष ने ये आरोप लगाना शुरू किया। तो इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता हैं सुमित शशांक जी हैं। सबसे पहले तो शशांक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से मैंने जो कुछ भी कहा कि ये जो जैसे ही सीटें कम आई बीजेपी के, तो ये कहा जाने लगा कि पीएम मोदी का जो अब कद है वो कम होता जा रहा है, उनकी ताकत में कमी आई है। क्या आप भी मानते हैं? देखिए न्याज भाई, आप जो ये बात कर रहे हैं ना कि बीजेपी का कद जो है वो कम हो गया और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कद छोटा हो गया, जो इस प्रकार की जो बातें आप कर रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं ये भी उस नैरेटिव का हिस्सा है जो कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि आप जैसे पत्रकार भी कहीं ना कहीं इंडी अलायंस के नैरेटिव में फंस जाते हैं। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करके देखें, जिन लोगों ने भी सोशल मीडिया और मीडिया पे देखा होगा, उनको स्पष्ट रूप से पता है कि विगत 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने जो कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से काम किया, खास करके आप वोट प्रतिशत का तुलनात्मक अध्ययन करें, 2014 में भारतीय जनता पार्टी को जितनी वोटें प्राप्त हुई प्रतिशत में, 2019 में उससे कई ज्यादा प्रतिशत वोटें प्राप्त हुई भारतीय जनता पार्टी को, और 2024 में जब चुनाव होते हैं तो कुल वोट प्रतिशत में सिर्फ 1% की गिरावट आती है। यानी 2014 की अपेक्षाकृत आज भी हम कई प्रतिशत जो है ना वो ज्यादा है वोट प्रतिशत के मामले में। यानी पूरे भारत में आज भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास है। लेकिन खास करके एक नैरेटिव वॉर होता है, उस नैरेटिव वॉर में कहीं ना कहीं इन लोगों ने, खास करके इंडी अलायंस की बात मैं बता रहा हूं, आपको जान करके हैरानी होगी कि इन लोगों ने एक एजेंडा तैयार किया कि सबसे पहले तो इन्होंने एक समाज में व्याप्त एक ऐसे सेंसिटिव मुद्दे को छूने का प्रयास किया और उसको कहीं ना कहीं तोड़ने का प्रयास किया। उसे कहते हैं सनातन। दक्षिण भारत में इनके एक नेता ने सनातन को डेंगू मलेरिया कहा, और कहा तो सनातन विरोधी उन्मूलन सम्मेलन में इसका शाब्दिक रूपांतरण जब आप करेंगे तो इसका मतलब होता है कि हिंदुत्व को समाप्त कर देने वाला आंदोलन। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुसंख्यक आबादी के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया, हमने कहा कि सनातन धर्म को मिटाने की बात करने वालों को करारा जवाब देंगे। तो ऐसे लोगों ने तुरंत चीजों को मोड़ते हुए धार्मिक राजनीति करने लगे। एक तरफ मुसलमानों के मन में भय पैदा करने का कार्य किया। लेकिन मेरा जो ये सवाल था कि जिस मोदी लहर की बात की जाती रही अब तक, 2014 में आपने देखा मोदी लहर देखने को पूरे देश भर में मिला, 2019 में भी वही हुआ, 302 सीट जीत करके बीजेपी 2019 में आई। लेकिन वो मोदी लहर 2024 में क्या हुआ? आप ये कह रहे हैं कि नैरेटिव गढ़ा गया और ये विपक्ष के द्वारा गढ़े जाने की कोशिश की जा रही है। वो बात क्या आपको उसमें सच्चाई नहीं लगती है? नैरेटिव की मैं बात ही नहीं कह रहा हूं। अगर वो ये कह रहे हैं कि मोदी की कद जो है वो थोड़ी सी उनकी ताकत में कमी आई है, क्योंकि जिस चेहरे पर एक वक्त था, जिस चेहरे पर लोग जम करके वोट देते थे, आखिर क्या वजह रही 2024 में इतना कम? मतलब बीजेपी खुद पूर्ण बहुमत में भी नहीं आ पाई, 240 पे ही अटक गई। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ताकत 140 करोड़ देशवासी हैं। 140 करोड़ देशवासियों ने कभी ना कभी भारतीय जनता पार्टी को और विगत 10 वर्षों में कभी ना कभी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वोट किया है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि उनकी ताकत कम है? लेकिन इसके अलावा भी एक पक्ष निकल करके आता है। वो पक्ष है, बार बार मैं कहता हूं कि नैरेटिव वॉर। नैरेटिव वॉर में जिस तरीके से गलत तरीके से चीजों का प्रस्तुतिकरण करना और चीजों को जिस तरीके से दिग्भ्रमित करने का कार्य
इंडी अलायंस के लोगों ने, खास करके राहुल गांधी ने जिस तरीके से संविधान के बारे में कहा, मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से भी कहता हूं कि हम तो राम राज्य के संकल्प पे आगे बढ़े। राम राज्य का संकल्प कहने का अर्थ है कि संविधान के मूल पन्नों पे अनुकृत मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के संस्कारों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति, पंथ, समाज, संप्रदाय से आने वाला व्यक्ति, खास करके जो व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों से आता है और प्रत्येक वर्ग से आने वाले व्यक्ति की सहभागिता के साथ साथ उनके उन्नति और उत्थान के लिए कार्य करना, इसी सिद्धांत पर तो भारतीय जनता पार्टी विगत 10 वर्षों से कार्य कर रही है और इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी की नींव इसी सिद्धांत पर खड़ी। लेकिन अब तो ये कहा जा रहा है ना कि 240 सीट लाने के बाद आप कोई भी फैसला अपने मन मुताबिक तो नहीं ले सकते हैं। आपको फैसला लेने के लिए अपने गठबंधन के नेताओं के साथ आपको विचार विमर्श करना होगा। और ये भी कहा जा रहा है कि अब जो है रिमोट जो है अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के हाथों में है। देखिए न्याज भाई, 2 प्रश्न आपने किए। एक तो रिमोट की बात की, तो मैं स्पष्ट रूप से बता देता हूं, गठबंधन धर्म का पालन करना, कहीं से भी कोई व्यक्ति किसी का रिमोट नहीं है। सबसे पहले हम सहयोगी हैं, सहयोग के साथ कार्य करना है, सबकी भावनाओं को समझना है और सभी आज एकजुट हैं। और खास करके कोई व्यक्ति जो कि एनडीए अलायंस में है, जो कि इंडी अलायंस में नहीं है, इसका स्पष्ट रूप से प्रमाण निकल करके आता है कि वो कहीं ना कहीं देश की एकता और अखंडता में विश्वास रखता है। तो ये जो रिमोट वाली बात है, ये तो मैं सीधी खारिज करता हूं। लेकिन इसके अलावा आपने कहा कि सहयोगियों को साथ लेकर के चलना, तो सहयोगियों को साथ लेकर के चलना किस मायने में गलत है? ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि हमारे सहयोगी भी देश की एकता, अखंडता, राष्ट्र की उन्नति, अगर हम स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं, तो अगर स्पेस टेक्नोलॉजी की बात होती है और उससे जुड़ा हुआ मंत्रालय अगर मान लेते हैं कि अगर हमारे किसी सहयोगी के पास है, तो क्या वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से इन विषयों पे बात नहीं करेंगे क्या? तो निश्चित रूप से सबके साथ सबके विकास, तो फिर और आपके उन्नति और उत्थान ही हमारा उद्देश्य है। कोर एजेंडो का क्या होगा ये बताइए। देखिए, आप ये कह रहे हैं कि सबके विचार विमर्श से ही आगे बढ़ेंगे, तो जो मुस्लिम रिजर्वेशन को खत्म करने की बीजेपी ने बात कही थी, जो उसके मैनिफेस्टो में है, आप अगर उन्हीं मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर के नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, इनके तो अलग मत हैं, तो फिर आप उनको कैसे मनाएंगे? देखिए, ये आपको लगता है कि किसी व्यक्ति के मत अलग हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से इन बातों को समझना है कि दक्षिण भारत में जिस तरीके से ओबीसी का आरक्षण छीन करके, खास करके ओबीसी में 3700 से भी ज्यादा उपजातियां जो हैं, उनका आरक्षण छीन करके मुसलमानों को देने का काम किसने किया था? ये कांग्रेस पार्टी ने किया था। तो ये कांग्रेस पार्टी जो है ना, वो एक तरीके से लुटेरे हैं ये लोग। ये किसके संसाधनों को लूटने का काम किया इन लोगों ने? इन्होंने एससी एसटी के संसाधनों को लूटा, इन्होंने ओबीसी के संसाधनों को लूटा। और बात अगर मुसलमानों की होती है तो भारतीय जनता पार्टी को जो लोग मुसलमान विरोधी बताते हैं, मैं तो स्पष्ट रूप से बताता हूं ना, आज अगर ये मुसलमानों की बात भी करते हैं ना, तो उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी है। क्यों ये बात करते हैं? क्यों ये बार बार मुसलमानों के हितैषी बन करके दिखाई देते हैं? क्योंकि वर्षों तक इन लोगों ने मुसलमानों को एक तरीके से बौद्धिक रूप से गुलाम बना करके रखने का काम किया था। एक तरीके से उनके बच्चों की उन्नति और उत्थान को रोकने का काम किया था। उनके बच्चे भी शिक्षित हों और मदरसा से बाहर निकल करके वो भी अगर अच्छे स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करते हैं और अच्छे स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करके देश में साइंटिस्ट बनते हैं, देश की रक्षा में उनका योगदान होता है, देश के विभिन्न सेक्टर्स में आज भी योगदान है और आगे भी अगर योगदान होता है तो क्या गलत है? लेकिन ये जो प्रतिबद्धता है ना, और ये जो उनकी भूमिका है, इसको खास करके कांग्रेस पार्टी जो है वो बढ़ने नहीं देना चाहती। जब तक कोई समाज जो है मानसिक रूप से कांग्रेस का गुलाम बन के नहीं रहेगा, वो तब तक कांग्रेस को वोट नहीं करेगा। ये कैडर वोटर्स की बात करते हैं, इनके कैडर वोटर्स ऐसे ही होते हैं। हमने बार बार कहा है कि धर्मो रक्षिता के भाव पे खास करके 100 करोड़ से भी ज्यादा देश में सनातन संस्कृति और मान्यताओं में रहने वाले लोग हैं। अगर उनकी धार्मिक आस्था की हम बात करते हैं, उनकी पूजा पद्धति की बात करते हैं, उनके कल्चर को बचाए रखने की बात करते हैं, तो इसमें हम कहां गलत हैं? हम आज भी बचाए रखने की बात करते हैं, कल भी बचाए रखने की बात करेंगे। देश सनातन मान्यताओं पर बसा हुआ है। देश जब सनातन संस्कृति पे बसा हुआ है, तो राम मंदिर के निर्माण को जिन लोगों ने रोकने का काम किया, जिन लोगों ने एजेंडा फैलाने का काम किया, गलत वो होने चाहिए ना। भारतीय जनता पार्टी कैसे गलत हो सकती है? यहाँ पे हम प्रधानमंत्री मोदी की ताकत की बात कह रहे हैं क्या? तो मतलब कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि क्या अब प्रधानमंत्री मोदी को कोई भी फैसला लेने से पहले
मतलब ये कि अपने जो गठबंधन के नेता हैं उनके मतलब उनके फैसले के खिलाफ तो नहीं जा सकते ना, जैसे कि पहले था कि आप जो भी करना चाहते हैं तो खुल करके वो फैसला ले सकते हैं, लेकिन आपके पास अब गठबंधन की पेच तो है ना। देखिए पहले भी गठबंधन था, पहले भी हमने अपने आपके पास सहयोगियों से पूर्ण बहुमत भी तो था पहले ना। भी हमने अपने सहयोगियों अगर कोई के साथ गठबंधन के नेता को छोड़ करके जाता है आपको, तो फिर आप किसी नेता या फिर किसी के सीट के लिए मोहताज तो नहीं थे ना। लेकिन न्याज भाई, पहले की टर्म एंड कंडीशन अलग थी। न्याज भाई समझना है, ये एजेंडा जो कुछ दिनों से टीवी पे चला आ रहा था, खास करके मंत्रालय से संबंधित जो एजेंडे थे, आपने देखा ना कि वो सारे एजेंडे किस तरीके से धराशायी हो गए। तो स्पष्ट रूप से समझिए, जो चीजें दिखती हैं ना वैसी होती नहीं है। ये कांग्रेस के लोग क्या चाहते हैं, हम अपने मंत्रालय के अंतर्गत होने वाली जो चीजें हैं वो कांग्रेस के अध्यक्ष से पूछ कर तो डिसाइड नहीं करेंगे ना, और कांग्रेस के अध्यक्ष को बताएंगे नहीं ना कि हमने अपने सहयोगियों से क्या बात की। तो ये कांग्रेस के लोग चाहते हैं कि इनको बता करके बात करें, आम आदमी से पूछ करके काम, तो आम आदमी पार्टी से पूछ करके थोड़े ना काम करेंगे। हमारे सहयोगी हैं, हमारे सहयोगियों के साथ समन्वय की जो बैठक है वो पहले भी चलती थी, आज भी चलती है, आगे भी चलती रहेंगी। ये गठबंधन है, गठबंधन धर्म का पालन पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है, आज भी करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। ये कहीं ना कहीं सबके सम्मान के साथ आगे बढ़ती हैं चीजें। अच्छा, एनडीए के नेताओं की जब मीटिंग हुई थी तो उस पर एक बड़ा तस्वीर हमने देखा कि नीतीश कुमार बोलने के बाद जा करके पीएम मोदी के पैर छूते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पहली बार ऐसी तस्वीर देखने को मिली थी कि एक, हालांकि अगर उम्र की बात की जाए तो उम्र में भी ज़्यादा, उनके उम्र में ज़्यादा फासला नहीं है, सिर्फ 6 महीने के बड़े छोटे होंगे वो, लेकिन वो जा करके पीएम मोदी के पैर छू रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या राजनीति हो सकती है? क्योंकि मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए राजनीति तो नहीं है, लेकिन इसके अलावा न्याज भाई, एक तरफ विश्व के सबसे बड़े नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर आगे बढ़ते हुए अखंड भारतवर्ष के निर्माण के लिए, सबके विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, जिन्होंने वैश्विक परिप्रेक्ष्य पर जो पिछड़े हुए लोग हैं ना, खास करके अफ्रीकन यूनियन के जो लोग हैं, उनको भी सम्मान दिलाने का काम उन्होंने किया। नरेंद्र मोदी जी ने न केवल वसुधैव कुटुंबकम की नीति को अपनाते हुए कार्य किया, बल्कि राष्ट्र के अंदर जिन लोगों को कभी उपेक्षित किया गया था उनको भी आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और दूसरी तरफ आप एक ऐसे नेता की बात कर रहे हैं, यानी आदरणीय हमारे यशस्वी नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी की बात कर रहे हैं, जिन्होंने बिहार को गुंडा राज से, बिहार को अपराधियों के राज से, बिहार को कहीं ना कहीं कलंकित करने वालों के राज से, बिहार का क्वालिटी ब्रेन ड्रेन करवाने वालों के राज से मुक्ति दिलाने का काम किया। यानी एक ऐसा नेता जिसने बिहार को एक तरीके से उज्जवल ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया। ये दो नेता एक साथ खड़े थे, और एक नेता जो कि उम्र में उनसे छोटे थे, उन्होंने जब पांव छू के उनको प्रणाम किया, तो ये दिखाता है हमारी सभ्यता और संस्कृति को। ये राष्ट्र में सनातन मान्यताओं में बसा हुआ भारतवर्ष है ना, ये सनातन की उन संस्कृति को दिखाता है कि हम एक दूसरे का कितना सम्मान करते हैं। और इन दोनों के लिए, इन दोनों ही नेताओं के लिए मैं कविता के माध्यम से आपको कहूंगा कि जो अगणित लघु द्वीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल जलाकर बुझ गए जो, मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल, कलम आज उसकी जय बोल। तो चलिए, कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है आपका कि प्रधानमंत्री मोदी की ताकत और उनके कद में कोई कमी नहीं आई है, और ये जो एक भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, अगर नीतीश कुमार जाकर के पीएम मोदी के पैर छूते हैं। हालांकि इस तस्वीर को बहुत से लोगों ने अपने अपने अलग अलग एंगल से उसको डिफाइन किया और उसको समझाने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे वो हैरान थे कि ऐसी तस्वीर वो पहली बार देखने को उन्हें मिल रहा था, और यही लोग सोच रहे थे कि ये नीतीश कुमार आखिर क्या कर रहे हैं, आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। ऐसे कई सारे सवाल थे। तो खैर देखिए न्याज भाई एक चीज, मैं एक सेकंड के लिए एक चीज आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना बोलूंगा ना कि एक और कविता है, ये राहुल गांधी और इनके पूरे परिवार पे फिट बैठती है कि बचपन में रावण जलता था, अब खाली पुतले जलते हैं। तो ये सिर्फ पुतले जलाने वाले लोग हैं, रावण तो इनके मन में बैठा हुआ है, इनके दिल में। ये तो रावण पूरा खानदान है पूरी तरीके से। चलिए तो ठीक है। तो कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री मोदी के कद और ताकत की जहां तक बात है, तो सुमित भाई के हिसाब से कोई कमी नहीं आई हुई है। हालांकि अभी तो तीसरे कार्यकाल की शुरुआत है, आगे
किन फैसलों को पीएम मोदी किस तरीके से लेते हैं और उन फैसलों को लेने में किसी तरह की दिक्कत आती है या नहीं आती है, ये देखने वाली बात होगी और ये समय ही बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। आज के 1 साल पहले अभी मैं सुबह सुबह दूध काट और चाय ले अठियार बैठ गई। चाय लेर बैठ गई तो यहाँ नाड़ सुनी चाहिए कोने की, फिर मैं तो उठी पड़ गई। फिर डॉक्टर के पास ले गया कि डिस्क गई आपकी। वो कुछ काम कर रही थी तो मतलब कुछ अचानक दर्द हुआ रही रीढ़ की हड्डी में, तो फिर उठ नहीं पाई तो उसको ले जाके हमने बेड पे लेटा दिया। पैरों में, घुटनों में, हाथों में, जोड़ों में, सब कमर में सब दर्द था। वो डॉक्टर ने बोला कि गद्दे पे लेटोगे तो कभी उठ नहीं पाओगे। डॉक्टर ने बोला था कि अब जब तक जिएंगे तब तक ये ऐसे लेटे रहेंगे, बेड रेस्ट हो गया था। कुछ उम्मीद नहीं थी कि आगे चल पाएगी। हमने ऐसे यूट्यूब देख रहे थे, कॉमेडी देख रहे थे, यूट्यूब पे आया इनका आया तो मैंने देखा। मैंने देखने के बाद मैंने मम्मी से बोला कि ये हकीम सुलेमान जी का ये है, तो फिर मम्मी ने बोला कि मंगा लेते हैं। तो मंगाया तो उन्होंने गोंसिया दिया, उन्होंने लिया, मम्मी ने परहेज भी किया उसका और अच्छे से लिया तो उसमें काफ़ी टाइम से आराम है। ये काला गोंद मैंने ऑर्डर कर दिया, ये आ गया। मैंने उनको खाना शुरू कर दिया तो मैं तो उठना बैठना काम करना भी शुरू कर दी, अब तो दौड़ना भी शुरू कर दी। मंजू देवी की इस अद्भुत कहानी में उनका परिश्रम और आत्मविश्वास का परिचय मिलता है। इसके पीछे उनकी स्वास्थ्य और उनकी जीवन शैली में परिवर्तन का एक ही कारण है और वो है हकीम सुलेमान खान जी से जुड़ना।